ओम शांति। आप सब ने, हम सब ने कल अव्यक्त बाप दादा की मुरली तो सुनी। मैं हमेशा ही मानता था व्यक्ति भी महान है, क्योंकि हम व्यक्ति के रूप में, हम आत्मा के रूप में कार्य करते ही हैं। व्यक्ति भी महान है तो साथ साथ विचार भी महान है। व्यक्ति महान होते हुए तो उसके विचार भी महान होने चाहिए, क्योंकि जब तक विचार महान नहीं है तब तक व्यवहार भी जो है न वो श्रेष्ठ नहीं बनता है। तो व्यक्ति महान है और विचार भी महान होने चाहिए, और उसी प्रकार से स्थान भी, उसका भी जो इम्पोर्टेंस जो है वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। स्थान की भी इम्पोर्टेंस है दुनिया के अंदर। आपको मालूम होगा 2 दिन पहले जानकी दादी ने बताया कि वो जा रहे थे तो किसी ने यही सवाल पूछा कि आबू में क्यों आप लोगों ने हेडक्वार्टर्स बनाया हुआ है। तो दादी जानकी ने कहा चलते चलते तो मैं और क्या बताऊं, परंतु वहाँ पर हमारी यादगार है दिलवाड़ा की, और इसलिए जहाँ हमारी यादगार है वहाँ हम पहुँच गए हैं। तो इस प्रकार से स्थान होता है तो स्थान के साथ साथ यादगारें बनती हैं। व्यक्ति के साथ भी यादगार बनते हैं। आज भी हम महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को, आज भी हम कृष्ण के, राम के, आदि आदि जो भी है ऐसे व्यक्तियों के महान चरित्रों को याद करते हैं। आज भी ऐसे अच्छे विचार जो होते हैं, कार्ल मार्क्स है जैसे कि उन्होंने जैसे बताया साम्यवाद क्या है, ऐसे ऐसे जो भी विचार जिन्होंने अच्छे से दिए हुए हैं उनको भी उनके विचार के कारण याद करते हैं। उसी प्रकार से स्थान के साथ साथ भी ये कार्य उसके द्वारा भी सिद्ध होता है। बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि भारत महान है, सबसे महान है। कारण क्या है कि भारत ही बाबा का बर्थ प्लेस है। भारत ही बाबा ने चुना हुआ है जहाँ आकर के अपना दिव्य अवतरण करते हैं। तो ये तो आप सब मान गए, जान गए हैं। और सारा ही कल्प में भारत ही अविनाशी खंड है, और इस अविनाशी खंड के ही अंदर जो भी बाबा का कारोबार चलता है वो 5000 वर्ष पूरा ही चलता है। और सभी युगों में बाद में चलते हैं, परंतु और अभी युगों में और सभी देशों में और अभी खंडों में बाद में चलता है, परंतु भारत के अंदर तो सतयुग से ही चलता है। ये भी आप सब जानते हैं कि सतयुग में ही हमारी राजधानियाँ जो थी, हमारा कारोबार जो था, स्वर्ग जो था वो गंगा यमुना के कंठों के ऊपर था। हमको याद है जब हम लोगों ने दिल्ली का पांडव भवन लिया तब मकान तो खरीद कर लिया। मकान खरीदने के बाद अव्यक्त बाप दादा के साथ यहाँ पर मुलाकात हुई थी। तो मैंने बाबा को पूछा कि अभी ये दिल्ली में मकान तो ले लिया है, उसका नाम क्या रखें। क्योंकि बाबा को नाम रखने का बहुत उमंग होता है। नाम बाबा पूछते बाबा इस मकान का नाम क्या रखे, तो बाबा एकदम प्रफुल्ल चित्त होकर के एकदम नाम के बारे में बताते हैं। आज भी हमको मालूम है जब आबू का म्यूज़ियम का मकान खरीद किया, हमने अव्यक्त बाप दादा से पूछा कि उसका नाम क्या रखें, तो फौरन बाबा ने एकदम उमंग उत्साह में आकर कहा कि उसका त्रिमूर्ति शक्ति भवन नाम होना चाहिए। ऐसे बाबा को नाम रखना बहुत अच्छा लगता है। एक बार हमने बाबा को पूछा था कि बाबा इतने मकान अलग अलग है तो सबके मकानों का नाम अलग अलग रखें या एक ही नाम रखें। तो बाबा ने कहा कि आप बताओ, आप ही बच्चे बताओ, एक ही नाम होना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए। मैंने कहा एक ही नाम होता है तो हर्जा नहीं है। राजयोग भवन बहुत करके सब रखते हैं, तो राजयोग भवन अच्छा है, उसमें क्या है, राजयोग भवन अमृतसर का बन सकता है, राजयोग भवन कलकत्ता का बन सकता है, राजयोग भवन बम्बे का बन सकता है। इस प्रकार से अलग अलग स्थान है, उसमें एक ही प्रकार के नाम का मकान हो तो हर्जा क्या है। भले एक ही नाम रहे तो सबको याद रखना भी आसान हो जाएगा। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आप अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हो, आप बच्चे मेरे दृष्टिकोण से नहीं सोच रहे हो।
मैंने कहा बाबा आपके दृष्टिकोण से क्या सोचने का होता है? क्या एक बाप के 4 बच्चे होंगे तो चारों बच्चों का एक नाम होगा या अलग अलग नाम होंगे? तब मुझे ख्याल आया कि हम बाबा के बाबा बाप भी हैं, और इसलिए बाबा अपने बाप के रूप में, कर्तव्य के रूप में पूछ रहे हैं कि एक बाप के 4 बच्चे होंगे तो बाबा नाम क्या रखेंगे? एक ही नाम रखेंगे, एक पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, या अलग अलग नाम रखेंगे? तो मैंने कहा वो तो बराबर है, एक बाप के 4 बच्चे होंगे तो सबका नाम अलग अलग ही होगा। तो कहा फिर ये आपके लिए अलग है, कलकत्ता अलग है, आपके लिए अमृतसर अलग है, क्योंकि आप बच्चे तो सदा हद में ही रहते हो, कोई बच्चा बेहद में जाता ही नहीं है। आप कलकत्ते की हद में रहते हो, आप अमृतसर की, आप बॉम्बे, इस प्रकार से हदों में रहते हो, इसलिए आपके लिए तो एक नाम हो तो चल सकेगा, परंतु मैं तो बेहद में रहता हूँ। तो जब मैं बेहद में रहता हूँ तो एक ही नाम से मैं कैसे चलाऊँगा कारोबार? मैं ये क्या बोलूँगा, अरे राजयोग भवन कलकत्ता इधर आओ, ये राजयोग भवन अमृतसर इधर आओ, ऐसे मैं बोलूँगा क्या? मैं तो अलग अलग नाम मेरे को तो चाहिए ना। मैंने कहा हाँ हाँ बाबा, अलग अलग नाम चाहिए। तो कहा इसलिए हर जगह के मकानों के नाम भी वैरायटी के हिसाब से अलग अलग ही होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार से जब मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली का पांडव भवन लिया गया, तब हमने बाबा से पूछा कि बाबा इस मकान का नाम क्या रखें? तो बाबा भी जो है ना परीक्षा लेता है। आप जानते हैं माया की परीक्षा होती है, वो फिर भी सहज होती है, परंतु बाबा की परीक्षा बहुत गहन होती है, क्योंकि बाबा की परीक्षा में पास होना है। माया की परीक्षा में पास होंगे तो माया जीत बनेंगे, बाबा की परीक्षा में पास होंगे तो क्या होगा, बाबा के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाबा ने मुझे ही पूछा कि बच्चे आप बताओ मकान का नाम क्या होना चाहिए? सीधा ही मुझे ही पूछ लिया। मैं तो सोच के नहीं गया था, सोचा भी नहीं था, और मैंने समझा बाबा जो भी नाम बताएंगे, क्योंकि आज तक बाबा से पूछते थे तो बाबा फट से नाम बता देते थे कि इसका नाम ये होना चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए। कई बार हम अव्यक्त बाबा से नाम पूछते हैं ना, 4-5 नाम, बाबा कहते हैं कि 4-5 नाम मेरे को भेजो और उसके बाद मैं बताऊँगा। ज्ञान सरोवर का नाम रखा था तो 20-25 नाम बाबा को भेजे थे, और बाबा ने किसी को भी पसंद नहीं किया और अपने तरीके से बताया ज्ञान सरोवर नाम। इस प्रकार से बाबा को नाम रखने की बहुत मज़ा आती है। तो मैं भी समझ गया। तो मैंने बाबा को जब मैंने पूछा पांडव भवन दिल्ली का मकान का नाम क्या रखें, तो बाबा ने मुझे ही पूछा कि उसका नाम क्या रखा जाए, आप बताओ। तो मैंने कहा कि उसका नाम पांडव भवन रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि हाँ, बाप की राय और बच्चे की राय एक ही है। बाप समान बनना माना ही बाप समान बच्चों की राय होनी चाहिए। बाप समान माना कोई एक बाबा के से धोती पहने, कुर्ता पहने, ऐसा नहीं होता है, परंतु राय जो है, विचार जो है, व्यवहार जो है, कर्तव्य जो है, वो सब बाप समान होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ये बाप बच्चे ने बराबर नाम कहा है, उसका नाम पांडव भवन ही होगा। परंतु मैंने कहा बताओ परंतु क्या? तो बाबा ने कहा कि माउंट आबू का जो पांडव भवन है ना, वो संगम युग की राजधानी है। माउंट आबू का पांडव भवन संगम युग की राजधानी है, और ये दिल्ली का पांडव भवन जो है ना, वो सतयुग की राजधानी बनेगी। और इसलिए आज के बाद और कोई भी मकान का नाम पांडव भवन नहीं होगा भारत के अंदर। भारत के अंदर आज के बाद मतलब 2 ही मकान के नाम पांडव भवन होंगे। एक तो माउंट आबू का नाम, माउंट आबू का जहाँ आप जानते हैं हेडक्वार्टर्स अपना है, तो वो बाबा ने कहा कि वो है संगम युग की राजधानी। और ये दिल्ली का पांडव भवन जो है वो क्या बनेगा? सतयुग की राजधानी का आश्रय स्थान, केंद्र बनेगा। तो इस प्रकार से बाबा मकानों के साथ भविष्य का भी कारोबार बता देते हैं। हर समय पर हर स्थान के साथ उसका भविष्य है। बाबा ने भी देखो अपना दिव्य कर्तव्य कहाँ से शुरू किया? हैदराबाद से शुरू किया। मालूम है ना, हैदराबाद में बाबा ने
हाँ, बाबा जब कलकत्ते में थे, बाबा ने उसके बाद में बाबा को साक्षात्कार हुआ। बाबा बनारस में जाकर 2 मास रहे और उसके बाद हैदराबाद में जा कर के उनका मकान था जसोदा भवन। एक बार कभी कभी मुझे ये भी ख्याल होता है कि जैसे हम बाबा के ज्ञान का किताब बनाते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे बाबा के मकानों का भी इतिहास का बनाना चाहिए। हमने अभी ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि बाबा के कर्तव्य जो है, हाँ, एक है बाबा का ज्ञान। बाबा के ज्ञान की गीता होनी चाहिए, वो जिसमें ज्ञान आता है, प्योर ज्ञान आता है। दूसरा, बाबा के जो चरित्र जो है, दिव्य चरित्र जो है, हाँ, जिसको हम जैसे कृष्ण जो है ना, कृष्ण की गीता जो है उसमें ज्ञान भरा हुआ है। तो कृष्ण का भागवत जो है उसके अंदर कृष्ण के विभिन्न चरित्र जो है उसका उसमें जिक्र है, लिखा हुआ है। उस प्रकार से बाबा के चरित्र जो है, दिव्य चरित्र जो है, हम ओम शांति। तो मैं आपको बता रहा था कि बाबा ने हैदराबाद के अंदर बाबा का दिव्य कर्तव्य जो है शुरू हुआ और बाबा ने उस मकान का नाम भी जसोदा भवन रखा हुआ है। हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं जसोदा भवन का भी इतिहास आपको बताता था। और आज भी हमारी इच्छा है कि हमारा हैदराबाद जो है, वो हैदराबाद तो कहाँ पाकिस्तान में तो हम जा नहीं सकते हैं, परंतु हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल टाउन है, वहाँ पर भी बहुत सुंदर शांति सरोवर बना हुआ है। उसके अंदर जो म्यूज़ियम बने, उसके अंदर जसोदा भवन की रिप्लिका का मकान बने और उसके अंदर बाबा का वो वो बने। बाबा का पहला दिव्य अवतरण वहाँ ही हुआ है। आपको मालूम होगा कि दादी ब्रिजेंद्रा जो है उनका बेटा अर्थात बाबा का पौत्र जो है, उसका बर्थडे था और इसके लिए बर्थडे का मनाने के लिए लोग आए हुए थे और उसके महफिल के बीच में से बाबा उठ गए और दूसरे कमरे में जा कर के बैठे और वहाँ पर बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम वाला श्लोक जो है, जो हमने बच्चों की बाबा किताब के अंदर लिखा हुआ है दिव्य अवतरण का, वो लिखा हुआ है, बताया हुआ है। और दादी ब्रिजेंद्रा वो देख रही है। ब्रह्मा बाबा इसलिए आदि देव बने और दादी ब्रिजेंद्रा जो है ना आदि दृष्टा बने। ये परमपिता परमात्मा का साकार में दिव्य अवतरण का पहले देखने वाली महान वो व्यक्ति, हाँ, वो है दादी ब्रिजेंद्रा की। इन्होंने पहले परमात्मा को, आप तो अभी कल तो हम सब ने देखा परमात्मा का दिव्य अवतरण, तो कल हमने सबने देखा, पर तो पहली बार, हाँ, साकार रूप में दिव्य अवतरण लेने वाले बाबा का रथ को उसी टाइम पर देखने वाली दादी ब्रिजेंद्रा है, जो आदि दृष्टा के रूप में थी। तो बाबा ने वहाँ पर कारोबार शुरू किया जसोदा भवन के एक कमरे के अंदर। बहुत इसकी बड़ी हिस्ट्री है, कैसे खरीद किया गया वो सारा ही मुझे मालूम है। और 10 बाय 10 का फर्स्ट फ्लोर का कमरा था, उसमें बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया और ज्ञान देते देते संख्या आने वालों की बढ़ गई, तो एक कमरों की दीवार तोड़ दिए, 2 कमरा मिक्स कर दिया, तो 20 बाय 10 का वो बन गया कमरा, हॉल, क्लासरूम। फिर संख्या बढ़ गई तो फिर दूसरा, ऊपर 3 कमरे थे, 3 बेडरूम थे, तो तीसरा कमरा की भी दीवार तोड़ दिए, तो 3 बेडरूम का माना 30 बाय 10 का बाबा का वो क्लासरूम बन गया। फिर संख्या बढ़ गई तो फिर बाबा ने क्या किया, नीचे कंपाउंड में क्लास शुरू किया। और आप सब ने दादी प्रकाशमणि का अनुभव सुना हुआ होगा कि दादी प्रकाशमणि जब आए तब बाबा कंपाउंड के अंदर ही बाबा मुरली चला रहे थे गीता के ऊपर, और वहाँ पर उन्होंने देखा और वहाँ आगे आए और बैठे और ध्यान में चले गए। आदि आप सब ने अनुभव सुना भी होगा। तो ये जसोदा भवन की कहानी है। जसोदा भवन हैदराबाद से फिर बाबा कराची में गए, तो जसोदा भवन तो बाबा ने अपना खरीद करके रखा हुआ था। कराची में गए तो क्लिफ्टन में गए, तो बाबा ने वहाँ पर ख़रीदा नहीं, परंतु किराए के मकान में रहते थे क्लिफ्टन के अंदर। वो बॉम्बे में मोहता मार्केट है, वो बड़े नामी ग्रामी सिंधी व्यापारी थे,
उनका मकान था, उसके अंदर बाबा रहते थे। और भी 6-7 मकान लिए थे जहाँ अलग अलग स्थान पर बहनें भाई आज सब रहते थे। और फिर आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, तो गए कराची तो पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बाबा के और उस टाइम पर जो देवी परिवार के बहन भाई थे उनके कई रिश्तेदार कहते थे कि आप भारत में आओ, भारत में आओ, भारत में आओ। तो उस पर नक्की हुआ कि हम भारत में जाए। तो भारत में जाए तो कहाँ जाए? तो अव्यक्त बाबा ने खाली इशारा दिया था कि आपको तो ज्ञान में गायन है कि आप पांडवों का तो पहाड़ों पर गल मरे थे, आपका स्थान पहाड़ों पर हो, आपके वहाँ पर वो ऐतिहासिक स्थान हो, आपकी वहाँ कहीं यादगार होंगी, ऐसे आप स्थान पर जाओ पहाड़ों के ऊपर। तो बाबा ने बड़ी दीदी जो है, दीदी मनमोहिनी जो है, उनको यहाँ पर भेजा था बॉम्बे में, क्योंकि उनके रिश्तेदार बॉम्बे में रहते थे। इन्होंने कहा था कि हम आपको मकान ढूंढ के देंगे, आने जाने का खर्चा भी हम देंगे, इस प्रकार से कहा था। तो बाबा ने बड़ी दीदी को यहाँ भेजा हुआ था। तो बाबा ने जो पहाड़ी के रूप में कहा हुआ था, तो इसके कारण बड़ी दीदी जो है ढूंढने के लिए उनके रिश्तेदार उनको लेके गए। बॉम्बे के नज़दीक में महाबलेश्वर है, हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर है, पंचगिनी है, माथेरान है, ऐसे जो बॉम्बे के नज़दीक के तीर्थ स्थान है वहाँ पर गए। तो बड़ी दीदी को कोई भी मकान वहाँ उस तीर्थ स्थान ही पसंद नहीं आया, ना महाबलेश्वर आया। ऐसे महाबलेश्वर तो तीर्थ स्थान है, महाबलेश्वर माना है वो भी परमात्मा का, शिव का एक नाम है महाबलेश्वर, और वो भी बहुत पवित्र स्थान है। वहाँ से 6 नदियाँ निकलती हैं, गोदावरी नदी आदि आदि जो भी नदियाँ जो है साउथ की मुख्य मुख्य नदियाँ, वो साउथ की नदियाँ वहाँ से निकलती हैं, महाबलेश्वर के वहाँ से। पंचगिनी है बाजू में, और भी माथेरान है, ऐसे ऐसे बॉम्बे के नज़दीक के थे। वो पसंद नहीं आए तो क्या करे क्या करे क्या करे। तो उसमें उनके जो बड़ी दीदी के गुरु थे, मतलब उनके चाचा जो थे, उनका गुरु था वो वहाँ पर गंगेश्वरानंद जी, वो अहमदाबाद में थे। तो वो उनका चाचा जो कहते थे मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ हमारे गुरु जी के पास, आप भी चलो। तो बड़ी दीदी ने कहा चलो हम जाते हैं, हम तो मकान ढूंढने के लिए आए हैं, कुछ और जगह पर मिल जाए। तो अहमदाबाद में आए तो गंगेश्वरानंद जी से बात करते थे। गंगेश्वरानंद जी को बताया कि ऐसे ऐसे बाबा ने कहा हुआ है कि ऐसे पहाड़ी हो, हमारी यादगार हो, अच्छा ऐसा स्थान हो। तो गंगेश्वरानंद जी ने ही बड़ी दीदी को कहा कि यहाँ आबू नज़दीक में है, वो पहाड़ी भी है, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे ऐतिहासिक स्थान है, दिलवाड़ा आदि है वहाँ पर भी मेरा भी आश्रम है, आप जा कर के देखो, अगर आपको माउंट आबू पसंद आता है तो बड़ी दीदी ने कहा ठीक है। तो उनका चाचा जो है वो उनके साथ में वो सब आए आबू में। तो जैसे आबू की पहाड़ी चढ़ रहे थे न, तो चढ़ते चढ़ते ही उनको लगा कि ये हमारा कल्प पहले वाला स्थान है। और मालूम नहीं स्थान की अट्रैक्शन जो है, उसका वायुमंडल जो भी है, वो उनको पसंद आया और कहा चलो ऊपर जा कर के देखते हैं। ऊपर आए, रात को रहे, और दूसरे दिन ही सुबह किसी को पूछा कि यहाँ कोई मकान किराए पर है, हमको यहाँ लेना है। तो आबू में उन्होंने ही कहा कि कहाँ, ये सामने वाला मकान जो है ना वो खाली है, उसको किराए पर देना है। माउंट आबू के अंदर ब्रिज कोठी करके एक मकान है। आप जैसे माउंट में आबू में दाखिल होंगे तो वहाँ ही किनारे पर आता है ब्रिज कोठी, जो हिल्टन होटल है ना उसके पहले आता है ब्रिज कोठी। तो ये खाली है, आप देखो, कोशिश करो। तो दलाल है, उसके द्वारा कोशिश करो। तो इन्होंने वहाँ दिखाया, दलाल को पूछा, तो दलाल के हाँ ये मकान खाली है, आपको मिल सकता है। तो बड़ी दीदी ने वहाँ पर कराची में टेलीग्राम दिया कि ऐसे ऐसे मकान है, यहाँ पर ब्रिज कोठी वाला मकान है, वो मिल सकता है। और हम सबको माउंट आबू ये पसंद है, ऐतिहासिक स्थान भी है, यहाँ दिलवाड़ा आदि है, तो इसलिए पिकनिक स्पॉट भी है। तो बाबा ने दादा विश्व किशोर को आबू से भेजा, मैंने हैदराबाद से, कराची से भेजा, और यहाँ आए। इन्होंने पहले वो ब्रिज कोठी मकान सेलेक्ट किया, और उसके आधार पर कराची से
स्टीमर बुक किया बाबा ने, और स्टीमर बुक करके ओखा आए। ये सारा कहानी है, मैंने बताया ना आपको कि चरित्रों का हाँ भागवत हो सकता है। इस प्रकार से मकान में कोई कहानी का इतिहास भी बन सकता है। और कराची से वहाँ आए, ओखा आए, ओखा से स्टीमर में आए, और स्टीमर से वहाँ से उन्होंने एक ट्रेन बुक किया, और सारी ट्रेन भर करके पूरा ही सामान आदि सब कुछ लेकर के इधर माउंट ओखा से यहाँ आबू रोड में आए, और आबू रोड से फिर ऊपर गए और माउंट में ब्रिज कोठी में रहे। और इस प्रकार से कराची, हैदराबाद से कराची, कराची से माउंट आबू, इस प्रकार से स्थानांतर जो है वो यह यज्ञ का होना शुरू हो गया। और आबू में आकर के रहे, आबू में आकर के रहे। उसके बाद क्या हो गया कि थोड़ा गरीबी का पेपर भी आया। ये भी एक बात बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। स्थान जो है ना, स्थान के वायुमंडल जो है, स्थान का भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता ही है। तो इस प्रकार से वो ब्रिज कोठी का ऐसा सिचुएशन जो है, जिसको आज के दुनिया में कहते हैं वास्तुशास्त्र, जिन्होंने वास्तुशास्त्र का अभ्यास किया हुआ होगा उनको मालूम है कि किस प्रकार का प्लॉट होना चाहिए। 3 बाजू खुला होता है तो ऐसे प्लॉट नहीं लेने चाहिए। गौमुखी ज़मीन होती है तो वो ले सकते हैं, शेरमुखी ज़मीन होती है तो नहीं लेनी चाहिए। ऐसा मकानों का भी शास्त्र है। जैसे होता है ना, जन्म की जन्माक्षर बनाते हैं ना, और 2 कन्या और उसका किसी के साथ शादी करना है नहीं करना है तो वो जन्माक्षर मिलाते हैं। उस प्रकार से इसके अंदर भी है, मकानों के भी अपने अपने उसका क्या कहे भविष्य है, उनके भी अपना अपना नियम है कैसे मकान होने चाहिए, क्या किस प्रकार से उत्तर में होना चाहिए, दक्षिण में दाखिल होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए। ये सारी बातें जो है वास्तुशास्त्र है। हिंदुस्तान में इसको वास्तुशास्त्र कहते हैं। आर्किटेक्चर जो है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी वास्तुशास्त्र होता है। चाइना के अंदर इन्होंने फिर अपना दूसरा बनाया हुआ, फेंग चुई करके बनाया हुआ है, वो भी अलग शास्त्र है मकानों के कनेक्शन के। ये दोनों शास्त्र जो है पढ़ने जैसे, समझने जैसे, इनसे आप मकानों के बारे में बता सकते। जैसे ज्योतिष शास्त्र वाले जो है, हस्तरेखा शास्त्र, ज्योतिष रेखा शास्त्र, वो ज्योतिष वाले जन्म कोई पत्रिका बना करके भविष्य बता सकते हैं। इसी प्रकार से वस्तु शास्त्र वाले वस्तु के आधार पर स्थान के बारे में बता सकते हैं। हमारे दादा नारायण है ना, उसकी बेटी जो है वो फेंग चुई और वास्तुशास्त्र में एक्सपर्ट है। वो बता रहा था, मैंने कहा कि वास्तुशास्त्र वास्तविकता है या नहीं, तो कहा है रमेश भाई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के पास एक भाई एक फ्लैट लेने के लिए आए। बताएगा उनकी बेटी जो है ना एक्सपर्ट है वास्तुशास्त्र के बारे में। तो जब वास्तुशास्त्र के बारे में उसने बताया कि हम ये फ्लैट लेवे या नहीं, तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये प्लॉट नहीं ले सकते हैं, इसके अंदर रहने वाला जो भी होगा उसको कैंसर की बीमारी ज़रूर होती होगी। तो उसने कहा ऐसा कैसे होगा, मकान का कनेक्शन बीमारी के साथ कैसे होगा। तो उसकी बेटी का नाम रेशमा है। तो रेशमा ने उनको कहा कि आप इंक्वायरी करो कि जिसने जो मकान बेच रहा है उसके घर में किसी को कैंसर है, क्योंकि उनकी बेटी वास्तुशास्त्र और फेंग शुई दोनों में एक्सपर्ट है। तो उन्होंने कहा कि आप जाकर के इंक्वायरी करो। तो जब वो जाकर के उन्होंने इंक्वायरी किया तो बताया कि हाँ, जो बेचने वाला है ना वो इसलिए बेच रहा है, उसकी वाइफ को कैंसर हुआ है और इसलिए वो बेच रहा है, क्योंकि अभी वहाँ उसको रहने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए वो बेच रहा है। तो इस प्रकार से वस्तु के आधार पर, स्थान के आधार पर भी बीमारियाँ हो सकती है। स्थान के आधार पर अपने को कई प्रकार की कमाई भी होती है, तो उसके आधार पर नुकसान भी होते हैं, ये भी हकीकत है। तो ये ब्रिज कोठी के आधार पर काफ़ी यज्ञ को अंदर भी इसके कारण काफ़ी परेशानी आई, परीक्षाएं भी हुई, और उसी के कारण और जगह पर ब्रिज कोठी के वहाँ से बदली होकर के यज्ञ का स्थान जो है, हेडक्वार्टर जो है चेंज हुआ माउंट आबू में।
वो एक है भरत कोठी, भरतपुर कोठी, और दूसरा है मतलब वहाँ पर ही नज़दीक जो दूसरा एक भवन है वो ले लिया। इस प्रकार से दो जो मकान जो है वो उस टाइम पर ले लिए थे और वहाँ रहना शुरू किया। भरतपुर कोठी और दूसरा एक मकान का नाम मैं भूल गया हूँ, अभी भी याद आएंगे बताऊँगा। तो दोनों जगह पर लिया और फिर किराए पर लिया हुआ था वो भी। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो दूसरा भवन जो है वो जो किराए पर लिया हुआ था वो राज्य सरकार जो है यहाँ की राजस्थान सरकार ने उसमें नक्की किया था कि वो जो है वो चीफ मिनिस्टर के रहने के लिए गर्मी के दिनों में उसका रहने का स्थान बने। तो इसीलिए इन्होंने नक्की किया कि वो आप स्थान खाली करो। उस टाइम पर उसकी कहानी है, मैं आपको कईयों को मालूम नहीं होगा इसलिए मैं आपको कहानी बताता हूँ पांडव भवन की कहानी, कि पांडव भवन कैसे लिया गया। तो वो मकान जो है भरतपुर और दूसरा मैं भूल जाता हूँ, अभी याद नहीं आता है। तो वो मकान जो है सरकार का था और सरकार ने उसको चीफ मिनिस्टर के लिए रहने के लिए बनाया हुआ था, प्रोग्राम बनाया था और उसके लिए बजट में ग्रांट आदि भी पास हुई थी। और मोहनलाल सुखड़िया यहाँ पर माउंट आबू राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे। बाद में वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी बने। वो उस टाइम पर पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे। इन्होंने ही हम लोगों को नोटिस दिया कि आपको ये मकान खाली करना है और ये मकान के अंदर जो है हमारा चीफ मिनिस्टर का रहने का स्थान बनेगा। तो बाबा और मकान ढूंढते थे। उस टाइम पर और कोई मकान नहीं मिलता था। एक ये पांडव भवन जो है उसका नाम पहले था पोखरान भवन था, पोखरान हाउस था। पोखरान का राजा का वो मकान था। एक ज़माने में क्या था कि माउंट आबू में जितने भी मकान थे वो सब राजाओं के महल थे, राजाओं के रहने के स्थान थे। तो ये पोखरान जो है आपको मालूम होगा, पोखरान नाम सुना होगा कि जहाँ पर भारत सरकार ने पहली बार भारत में एटम बम का प्रयोग किया हुआ था, वो पोखरान मतलब वहाँ नज़दीक में डेजर्ट है और उसके अंदर ही एटम बम का प्रयोग हुआ था। वो पोखरान जो है ना, तो ये पोखरान के राजा का मकान था, वो भी बिक्री पर था और कोई मकान नहीं मिलता था। तो सभी ने, बाबा ने भी, हमारी बहनें आदि जो उस टाइम पर रहती थी इन सबको बताया कि ये मकान मिलता है पांडव भवन जो अभी का है, पोखरान हाउस जो है वो मिल रहा है। परंतु वो पोखरान हाउस किसी को पसंद नहीं था, इसलिए सब मना करते थे कि तो और मकान ढूंढते थे पर मिलता नहीं था। तो इसने में वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जो है मोहनलाल सुखाड़िया ने 2 बार तो नोटिस दे दिया। तो बाद में क्या हो गया, जनवरी मास में तो जब दादा विश्व किशोर वहाँ पर जयपुर में गए उनके नोटिस के बुलावे के आधार पर, तो अब जनवरी में उसने फाइनल नोटिस दे दिया कि अभी मैं 2 महीना एक्सटेंशन देता हूँ। 31 मार्च के पहले, 31 मार्च के दिन आपको खाली करना होगा। नहीं खाली करेंगे तो मैं वहाँ के कलेक्टर को बोल करके आपका सामान आदि सहित आपको वहाँ से निकाल दूँगा। 31 मार्च की बात है। तो इन्होंने कहा ठीक है। कहा अभी मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा, अभी तो मुझे भगवान आकर के, क्योंकि दादा विश्व किशोर कहते थे ये तो भगवान का काम है। ऐसे ऐसे बाबा ईश्वरीय सेवा करते थे ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर। तो इसलिए उसने बोल दिया कि 31 मार्च के बाद मैं आपको एक्सटेंशन नहीं दूंगा और आपको खाली करना पड़ेगा। आप मेरे को भगवान भी आकर के कहे ना तो भी मैं रुकूंगा नहीं, आपसे खाली कराऊंगा, क्योंकि मेरे चीफ मिनिस्टर के लिए मकान बनाना है, वहाँ उसका गर्मी के दिनों में रहने का बनाना है। मेरा चीफ मिनिस्टर का मैं काम नहीं करूँगा तो चीफ मिनिस्टर मुझे गद्दी से निकाल देगा। तो इन्होंने कहा ठीक है। वो आए यहाँ पर और दिखा रहे थे सबको, बहुत मकान ढूंढते थे परंतु आबू में और कोई मकान नहीं मिलता था। और पांडव भवन भी माना पोखरान हाउस एक ही मिलता था और वो दादियों को पसंद नहीं था। इतने में क्या हो गया, जनवरी भी बीत गया, फरवरी भी बीत गया, मतलब मार्च भी बीत गया। 31 मार्च आई। तो 31 मार्च को फिर दादा विश्व किशोर जो है जयपुर गए
और चीफ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को चिट्ठी दिया कि मैं मिलने को आया हूँ। गए अंदर तो इन्होंने कहा कि क्या खाली किया कि नहीं किया। तो वो दादा विश्व किशोर ने बताया कि नहीं, अभी तक हमको कोई मकान नहीं मिला है, हम नहीं खाली कर सके हैं। अभी आप तो जानते हैं भगवान का काम है। तो कहा मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि अभी तो मुझे भगवान भी आकर के कहेंगे ना तो मैं खाली कराऊंगा ही और रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा चीफ मिनिस्टर का काम है। तो इन्होंने कहा ठीक है। क्या कहा, कल शाम तक, मैं शाम को 5 बजे तक मैं आपको देता हूँ टाइम। कल शाम को 5 बजे तक आपको खाली करना पड़ेगा। वो भरतपुर हाउस और कोटा हाउस में, दूसरा मकान का नाम मैं भूल गया था ना, अभी याद आया, कोटा हाउस। तो वो कोटा हाउस जो था ना, वो चीफ मिनिस्टर का रहने का, बनने का था। तो कोटा हाउस आपको कल शाम को 5 बजे तक खाली करना होगा। तो कहा ठीक है। फिर इन्होंने बाहर निकल करके फिर बाबा को माउंट आबू में फ़ोन किया जयपुर से कि बाबा ऐसे चीफ मिनिस्टर अभी तो 2 महीना एक्सटेंशन के लिए मना करता है। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्चे तुम एक काम करो, ये आपको ये कहानियाँ मालूम नहीं होंगी, ये भी सारी कहानियाँ हैं। ज्ञान जितना ज़रूरी है ना, इतना ये भी कहानियाँ भी रोचक कहानियाँ हैं। बाबा ने उनको कहा कि आप अपने पास उस टाइम पर हीरालाल जालन करते अपने पटना में आते थे, किला हाउस पटना में उनका था। उनका काफ़ी राजस्थानी मारवाड़ी थे, और जो उस टाइम पर जो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रेसिडेंट थे, उनके वो दोस्त थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के थे और ये जालन भाई साहब जो थे वो भी बिहार के थे। तो बाबा ने कहा दादा विश्व किशोर के, आप जालन को फ़ोन करो और कल सुबह वो पटना से दिल्ली आ जाए और आप राष्ट्रपति से मिलो, और राष्ट्रपति से मिल कर के, राष्ट्रपति से कागज़ लेकर के फिर आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को मिलो और 2 मास एक्सटेंशन ले लो। आप समझे मेरी बात को? ये कहानी आपको मालूम नहीं होगा, इसलिए ये भी जैसे नवल कथाएँ होती है ना, स्टोरी होती है ना, ये भी एक स्टोरी है अपनी, मकानों की भी कहानियाँ हैं। तो दादा विश्व किशोर ने कहा ठीक है बाबा, जैसे आपको हो। इन्होंने फिर पटना में फ़ोन किया और दूसरे दिन सुबह जालन जी जो है वो आ गए अपने दिल्ली में एरोप्लेन में, और ये दादा विश्व किशोर एयरपोर्ट पर गए लेने के लिए। 9 साढ़े 9 बजे हुए थे, प्लेन सीधा ही आया। प्लेन से उतरे और इन्होंने कहा चलो हम राष्ट्रपति भवन में जाते हैं। उनके रिश्तेदार की गाड़ी थी, राष्ट्रपति भवन में गए। तो वहाँ गए और उनके पीए को बोला कि हमको तो राष्ट्रपति से मिलना है। इन्होंने कहा आपको अपॉइंटमेंट है? देखो बाबा का काम कैसे होता है, आप देखिए कितनी दिव्यता है उसमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे चरित्रों का किताब बननी चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि बाबा के दिव्य कर्तव्य कैसे है। तो इन्होंने कहा कि हमारी अपॉइंटमेंट नहीं है, पर तो मुझे, ये तो मेरा दोस्त है, मुझे राष्ट्रपति से, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, हम लोग ने तो स्वतंत्र संग्राम में साथ में काम किया है, मुझे उसको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो कहा भले आपका उस टाइम पर दोस्त होगा, अब तो वो राष्ट्रपति है, अभी वो राष्ट्रपति है, तो ऐसे आपको नहीं मिल सकता है, आप बिना अपॉइंटमेंट नहीं आ सकते, आप जाइए दूसरी बार अपॉइंटमेंट लेकर के आइए। तो जालन जी ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ बैठते हैं, देखते हैं कैसे होता है। वो बैठे, इतने में क्या हुआ, राष्ट्रपति जो है राजेंद्र बाबू वहाँ से ही गुजरे, वहाँ से चल करके नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम में जा रहे थे। तो इन्होंने हीरालाल जालन को देखा। आपने समझा? इन्होंने हीरालाल जालन को देखा तो उसने कहा अरे हीरालाल तुम यहाँ कैसे? तुम की भाषा, मतलब आपकी भाषा नहीं, आप जानते हैं तुम कहो मना नज़दीक का संबंध होता है तब आप तुम कहते हो, और बाकी दूर का संबंध होता है ना तो आप कहते हो। तो उसने ऐसा ही सीधा कहा अरे हीरालाल तुम यहाँ कैसे? हाँ, तो अपना
क्या कहे, जालन जी ने कहा, अरे देखो ना राजेंद्र बाबू, आपका ये जो है ना 2 पैसे का आदमी जो है ना, हमको आपको मिलने नहीं देता है, तो तुमको मिलने नहीं देता है। अरे कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, आओ आओ तुम आओ, चलो मेरे साथ नाश्ता करने के लिए चलो। अब राजेंद्र प्रसाद खुद ही अंदर बुलावे कि आओ मेरे साथ नाश्ता करने के लिए चलो, तो क्या कर सकता है, उसका पीए कुछ रोक सकता है क्या? तो इसलिए क्या कहे उनको, मतलब वो लेके गया किचन में और डाइनिंग रूम में, कहा नाश्ता करो। तो जालन जी ने कहा कि नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, पहले तुम मेरा काम करके दो, पीछे मैं नाश्ता करूँ। तो उसने बोला क्या काम है, तो बताया ऐसे ऐसे आपका जो राजस्थान का चीफ मिनिस्टर है उसके लिए ये कोटा हाउस है, उसका मकान वो बनाना है, पर तो हमारा बाबा जो है उसके लिए वहाँ रहने का है, उनको खाली कराता है। आज शाम को 5 बजे तक अगर नहीं हुआ तो खाली कराएंगे, वहाँ पर कलेक्टर को फ़ोन करेंगे और सारा सामान फेंक देंगे सिरोही का कलेक्टर आकर के। इसलिए आप इसको वहाँ मोहनलाल सुखाड़िया को पत्र लिख करके दो कि हमको 2 मास का एक्सटेंशन दे। आप समझ गए, राष्ट्रपति को उन्होंने कहा था, इन्होंने कहा अरे क्या बड़ी बात है, ये तो बहुत छोटी बात है, हमने समझा तुमको और कोई बड़ा काम करना होगा, ये तो छोटी बात है, अभी करता हूँ। उसने अपने पीए को बुलाया, सेक्रेटरी को बुलाया और कागज़ लिखवाया कि ऐसे ऐसे ये ब्रह्मा कुमारी जो है उनको मकान की दिक्कत है, और ये इनका जो कोटा हाउस में जिसमें वो ठहरे हुए उसको आप खाली करा रहे हैं, ऐसा आप कृपया आप खाली मत कराइए और 2 मास का एक्सटेंशन दीजिए। आप समझ गए। तो इन्होंने कहा, पीए ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, मैं टाइप करा करके लेके आता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि चलो आप नाश्ता करो। तो जालन बाबू ने नाश्ता किया उधर उनके साथ बैठ करके, वो कागज़ इतने में टाइप होकर के आया, राजेंद्र बाबू ने साइन कर दिया कि मोहनलाल सुखाड़िया को कि भाई आपको इनका 2 मास का एक्सटेंशन दे दो। और फिर लिफाफा में डाल दिया और ऊपर लिफाफा के ऊपर भी आ गया टू मोहनलाल सुखाड़िया PW मिनिस्टर राजस्थान सरकार फ्रॉम, हाँ वो आता है ना, लिफाफा के ऊपर छपा हुआ होता है फ्रॉम प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन दिल्ली, सब लिखा हुआ था। बस उनके द्वारा वो कागज़ लेकर के निकले दादा विश्व किशोर और अपना हीरालाल जालन जी, उनके रिश्तेदार की गाड़ी थी, तो कार में वहाँ से ही सीधे निकले जयपुर जाने के लिए। तो शाम को 4:30 पौने 5 बजे तक पहुँच गए। तो सीधा ही वहाँ का जो सचिवालय था उसमें गए और चिट्ठी भेजी। दादा विश्व किशोर पहले गए अंदर मिलने के लिए, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा, अरे भाई तुमने खाली किया, किस बात के लिए आए हो? कहा कि आप हमने खाली तो नहीं किया है और इसलिए हम आपको एक्सटेंशन के कहने के लिए आए हुए हैं। तो कहा कि मैंने आपको बोल दिया है कि अभी तो भगवान भी मुझे आपको कहेंगे ना तो भी मैं खाली आपको कराऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं। तो कहा कि भगवान तो अब आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है, आपको तो सामान्य मनुष्य भी रोक सकता है। देखो मेरे साथ मेरे एक दोस्त आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या अभी तो कोई भी आए, मैं किसी का भी सुनने वाला नहीं हूँ। कहा ठीक है, आप जो हमारे साथ में व्यक्ति के आए हैं उनकी आप 2 मिनट सुन तो लो। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा ठीक है, आपका कौन है, हम देखते हैं सुनते हैं, कौन है वो? मैं तो किसी की सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो भगवान की भी सुनने वाला नहीं हूँ। तो दादा ने कहा कि आपके लिए तो भगवान बहुत बड़ी बात है, आपके लिए तो सामान्य इंसान भी ठीक हो जाता है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने अंदर हीरालाल जालन को बुलाया। हीरालाल जालन अंदर गए
मोहनलाल सुखड़िया के पास दादा विश्व किशोर के बाजू में वो जाके बैठे और इन्होंने कहा कि मैं पटना के रहने वाला हूँ, ऐसे ऐसे है। फिर कहा क्या काम है बताओ। तो कहा मेरे एक दोस्त है, वो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने आपके लिए एक पत्र लिखा है। तो बेचारे को ये तो मालूम नहीं था कि ये पत्र किसका होगा, उसने तो खाली यही कहा मेरा एक दोस्त है, वो दिल्ली में रहता है। उसने कहा कोई भी हो, उसमें क्या हो गया, कौन है बताओ। तो क्या पत्र पढ़ो तो सही, पीछे मेरे को आप बताना। तो पत्र दिया तो लिफाफा के ऊपर ही लिखा था, लिफाफा के ऊपर राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली। तो वो ऐसा देखने लगा कि ये क्या है, राष्ट्रपति भवन से क्या आ गया। आप समझे, सस्पेंस। हाँ, कहान सिनेमा में कैसा होता है सस्पेंस की है, वो होता है ना साउथ की पश्चिम की दुनिया की, आपने सिनेमा देखे होंगे, अल्फ्रेड हिचकॉक की सिनेमा आदि देखे होंगे, उसमें सस्पेंस कैसा होता है, ऐसा ये सस्पेंस। तो उसने कहा ये क्या है। तो कहा आप पढ़ो तो सही। तो बेचारे ने लिफाफा खोला। हाँ क्या कह रही, लिफाफा खोला तो उसमें राष्ट्रपति का आदेश था कि 2 मास हाँ एक्सटेंशन दिया जाए। तो क्या कहे, अभी राष्ट्रपति का आदेश था। तो इन्होंने कहा अच्छा आप तो बेचारा ने कहा भी सही कि अभी तो मेरी नौकरी जाएगी, मेरा चीफ मिनिस्टर मेरे पर बिगड़ेगा। तो दादा विश्व किशोर ने कहा कि राष्ट्रपति के कहने पर आपका चीफ मिनिस्टर आपको कुछ नहीं कर सकता है। आप बता सकते हो कि मैं क्या करूं, मुझे राष्ट्रपति का ऑर्डर आया, इसलिए मुझे 2 मास एक्सटेंशन देना पड़ा। तो इन्होंने कहा ठीक है जाओ, भले आप एक्सटेंशन ले लो, परंतु अभी आगे मत लाना, अभी और किसी का पत्र लाना नहीं, आपको ये कोटा हाउस खाली करना ही होगा। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से बाहर निकले और फिर वो आबू में आए। दादा विश्व किशोर और हीरालाल जालन कोटा हाउस में गए, बाबा से मिले। तो बाबा ने उनको बताया, उन्होंने भी बताया कि अभी 2 मास का एक्सटेंशन मिला हुआ है। फिर दूसरे दिन सुबह क्लास हुआ, उसके बाद बात निकली अभी क्या करें क्या करें क्या करें। तो यही बात निकली कि ये पोखरान हाउस ही मिलता है और कोई मिलता ही नहीं है, क्योंकि इतना हमारा बड़ा परिवार था, इसके लिए बड़ा मकान भी चाहिए। तो फिर हीरालाल जालन ने भी क्लास के अंदर सबको बताया कि भाई मकान तो और कोई मिलता नहीं है। सब दादियाँ कहे नहीं हमको पांडव भवन जाना नहीं है, क्योंकि वो तो घोड़ा जो होता है ना, हॉर्सेस घोड़ा, उसको पानी पीने का, उसका रहने का वो है। हाँ हमारे गुजराती में उसको तबेला कहते हैं, स्टेबल। गाय भैंस घोड़े आदि रहते हैं ना, इस प्रकार के। जहाँ पर यीशु दादी का ऊपर ऑफिस था, वो वहाँ पर घोड़ा जो है ना, उसको पानी पीने का वो बना हुआ था, वहाँ घोड़े रखते थे। और वहाँ पर 2 कोर्ट हाउस थे टेनिस खेलने के लिए, 2 छोटे मकान थे, ऐसे ऐसे था। तो कहा वो तो घोड़ा का तबेला है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो फिर बाबा ने लिखत में दिया कि हम 2-4 मास के लिए वहाँ जाते हैं, और फिर जैसे कोई और मकान मिलेगा ना तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे टेम्पररीली। अभी तो राष्ट्रपति ने भी कहा हुआ है, इसलिए 2 मास में खाली करके देना ही होगा। हम थोड़े समय के लिए जा रहे हैं, मैं आप बच्चों को लिख करके देता हूँ कि थोड़े समय में और मकान मिल जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, ये पोखरान हाउस खाली कर देंगे। और हमको दादियों ने बताया है कि जब कोटा हाउस खाली करके पोखरान हाउस में आए हैं न, तब रोते रोते आए हैं कि हमको ये ऐसे मकान में क्यों लाया गया, ऐसा मकान में हमको रहना नहीं है। ऐसे मकान में मतलब वो आए हैं। ये है पांडव भवन की हिस्ट्री। तो ऐसा मकान किराए पर लिया पहले तो, और सब ने कहा कि ठीक है अभी तो टेम्पररी ले रहे हैं, मकान मिलता ही नहीं था। फिर क्या हुआ कि बाबा ने उसी मकान को खरीद कर लिया। वो खरीद कर लिया, 18,000 में पांडव भवन खरीद किया, और पोखरान के राजा से साइन भी हुआ। पर उसमें एक बात की ठगी हो गई,
पोखरान के राजा, वो उसका वडीलों पार्टी एंसेस्ट्रल हाउस था, तो उसके अंदर उसके बेटे का भी हक था। तो उसका बेटा बम्बई आया हुआ था, तो उसने कहा कि मेरा बेटा अभी बॉम्बे गया हुआ है, वो आने के बाद साइन कर देंगे, आप मुझे 18,000 दे दो और आप ये पोखरान हाउस का मालिक बन जाओ। फिर उनका बेटा बॉम्बे से आया और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे सौदा मंजूर नहीं है। जितना पैसा आपने मेरे बाप को दिया है, क्योंकि मेरे दादा की मिल्कत है, उसमें मेरा भी आधा हिस्सा होता है। जितना मेरे बाप का हिस्सा होता है इतना ही मेरा हिस्सा होता है, इसलिए मुझे भी 18,000 चाहिए। अब मुझे 18,000 मिलेगा तो मैं साइन करूँगा। तो फिर उसके लिए केस करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। सिरोही की कोर्ट में केस किया। 3 साल तक केस चला। 3 साल तक केस चला। जज बेचारा अच्छा था, परंतु उसका बेटा जो राजा का बेटा था ना, वो थोड़ा क्या कहे, हाँ, वो मानता नहीं था। आखिर में जज के कहने पर उसने 3,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया और 21,000 रुपये में पोखरान हाउस जो है वो बाबा का भवन बना। पहले पहले बाबा ने वो पोखरान हाउस जो है ना, वो दादा विश्व किशोर के नाम पर लिया। उसका भी इतिहास है। हाँ, बाबा दादा विश्व किशोर का ऑफिशियल नाम है भेरूमल, भेरूमल टी कृपलानी। तो भेरूमल टी कृपलानी नाम से पोखरान हाउस खरीद किया गया और उसके बाद बाबा ने उसका नाम रखा पांडव भवन। तो ये है पांडव भवन की हिस्ट्री। बाद में क्या हुआ, दादा विश्व किशोर का ऑपरेशन होने वाला था, तो तब मैं ज्ञान में आ गया था। तो दादा विश्व किशोर ने कहा कि ये मेरे नाम पर है, उसके बदले में यज्ञ के नाम पर होना चाहिए, बहनों के नाम पर हो जाना चाहिए। तो बाद में दादा विश्व किशोर के साथ मैं यहाँ आया और वहाँ इसको रजिस्टर्ड करा दिया और बहनों के नाम पर दादा विश्व किशोर के नाम से ट्रांसफ़र हो गया और यज्ञ के नाम पर हो गया। इस प्रकार से बाबा की पहली संपत्ति, हाँ, बाबा की खरीदी की हुई भारत के अंदर की पहली संपत्ति ये पांडव भवन बना। ये है इसका इतिहास। हाँ, और आज भी अभी तो ऊपर बहुत मकान बन गए हैं, सुखधाम बन गया है, ज्ञान सरोवर बन गया है, आदि आदि बहुत बन गए हैं। मेरी और हमेशा हमारी दादियों के साथ हमेशा डिबेट होती है। मैं हमेशा दादियों को कहता हूँ कि दादियाँ, आपने तो बाबा से लिखवा लिया है कि और कोई मकान मिलेगा तो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मकान पोखरान हाउस खाली करेंगे। और ऐसे भी मकान का नाम पांडव भवन है, तो आप बहनों को तो आपको रहना नहीं चाहिए, ये कोई शक्ति भवन नहीं है, पांडव भवन है, तो आप खाली करके दो। अब सुखधाम बना हुआ है, ज्ञान सरोवर बना हुआ है, ऐसे और भी मकान है, खाली करो। परंतु अभी यही है। हाँ, हमारे गुजराती में कहते हैं कि धनुष्य वही था, अर्जुन भी वही था। हाँ, परंतु एक ज़माने में पांडवों के, कौरव पांडवों के युद्ध में अकेले अर्जुन ने युद्ध जीत लिया और बाद में क्या हो गया, काबे जो थे ना, इन्होंने उसको लूट लिया। ये भी एक कहानी है कि वही अर्जुन है। उस प्रकार से यही दादियाँ है, यही पांडव भवन है, तो आज खाली करने के लिए तैयार नहीं है। बाद में जब शांतिवन बना तब मैंने अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा, ये पांडव भवन जो है ना, इनसे तो शांतिवन बड़ा हो गया है, अभी आपका दिव्य अवतरण भी ज़्यादा करके यहाँ आता है, तो ये पांडव भवन जो अपना हेडक्वार्टर है उसको बदली करके हेडक्वार्टर शांतिवन लिखे। आप मेरा प्रश्न समझ गए? मैंने क्या बाबा को पूछा कि बाबा, अभी अपना कारोबार तो ज़्यादा शांतिवन में होता है, दादियाँ भी इधर आ गई है, आप सब भी है, अंदर देखो इतना बड़ा हॉल है, ऊपर कहाँ है इतना बड़ा हॉल बन सकता है। सामने में जो बना हुआ है ओम शांति भवन, उसके यूनिवर्सल पीस हॉल है, वो भी छोटा है, 3,500 लोग बैठ सकते हैं, इधर तो 20,000 लोग बैठ सकते हैं।
तो बाबा ने कहा नहीं, हेडक्वार्टर तो पांडव भवन ही रहेगा। मैंने कहा बाबा ये भी आपकी भी लागत हो गई है पांडव भवन से, आप भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारी दादियाँ भी छोड़ने लिए तैयार नहीं है। कहा वो तो एक्सपांशन होता रहेगा, बहुत बड़े और भी कई भवन बनेंगे, पर पांडव भवन तो पांडव भवन ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आप कहो। उसके बाद तो आप जानते हैं कहानियाँ, बहुत बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। इसके बाद तो ऊपर म्यूजियम का मकान बना। बाबा फिर अव्यक्त हो गए। अब बाबा जब अव्यक्त हो गए तब प्रश्न उठा कि वहाँ पर कहाँ पर अंतिम संस्कार होने चाहिए। अंतिम संस्कार के समय पर भी दो विचार चले। कईयों के विचार था कि बाबा की बॉडी जो है ना उसको ऐसी के ऐसी रखा जाए। जैसे आपको मालूम होगा, जो गोवा गए होंगे वहाँ सेंट फ्रांसिस करके है, उसका बॉडी 400 साल से ही ऐसे रखा हुआ है और ऐसे ही रहा हुआ है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा की बॉडी को भी रख दिया जाए। अव्यक्त बाबा से फिर पूछ लिया गया। बाबा ने कहा कि नहीं, हमारे ज्ञान में तो बॉडी की कोई कीमत नहीं है, कीमत तो आत्मा की होती है, इसका तो अग्नि संस्कार होगा। फिर बात निकली कहाँ पर हो अग्नि संस्कार, अंतिम संस्कार कहाँ हो। फिर उसमें सरकार का जो बना हुआ है अग्नि सरकार शमशान जो बना हुआ है वहाँ करें या पांडव भवन के अंदर ही करें। तो बाबा ने संदेश दिया कि भले पांडव भवन के अंदर होता है तो आप सरकार से परमिशन लो। तो कलेक्टर तो सिरों ही रहता था, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो खास दादा हमारे जगदीश भाई जो है वो वहाँ गए कलेक्टर के पास और ऑर्डर लेकर के आया। ऑर्डर ले लिया और वहाँ से ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि रमेश भाई कलेक्टर ने परमिशन दे दिया है और अग्नि संस्कार के आप कारोबार जो है वो पांडव भवन में ही कर सकते हैं। और फिर जहाँ अभी शांति स्तंभ बना हुआ है ना, वहाँ पर अग्नि संस्कार का बना, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। 6 फुट बाय 10 फुट का वो प्लेटफॉर्म बना, 2.5 फुट उसकी हाइट रही और उस प्रकार से शांति स्तंभ बना। और फिर उसके ऊपर यादगार बनाने के लिए जगदीश भाई ने बहुत सुंदर लिखत लिखी और उसके ऊपर डिज़ाइन जो है मार्बल की बनाने का लिखना। पहले खाली डिज़ाइन के रूप में मार्बल का वो डिज़ाइन बना करके उतना ही रहा। शांति स्तंभ बना, उसके बाद सब ने कहा कि उसका खुला नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर छतरी भी होनी चाहिए। उसी के आधार पर उसके ऊपर छतरी बन करके यादगार के रूप में शांति स्तंभ बना। ऐसे ही बाबा की झुपड़ी के बारे में जो कल बात चली, वो झुपड़ी भी बाबा जो है ना काम करने के लिए अलग अलग स्थान पर बैठते थे। पहले झुपड़ी का कोई स्थान फिक्स नहीं था। अभी भी मुझे याद है जहाँ ऊपर निर्वैर भाई की ऑफिस है ना, उसके पीछे में ऊपर में जहाँ मेडिटेशन हॉल है उसके बाजू में वहाँ पर बाबा बैठते थे। खटिया एक, बाबा की ऑफिस कितनी सिंपल थी। आजकल तो क्या हो गया है, सनमाइका और ये सारा बना हुआ है, उसका टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, ये सारा। बाबा की तो लोहे की खटिया थी, लोहे की खटिया के ऊपर एक शतरंजी थी और उसके ऊपर बाबा बैठ कर काम करते थे। बाजू में 2 पिलो तकिए रखे हुए थे और ऐसे बाबा बैठ करके उसके ऊपर लिखते थे, कागज़ आदि करते थे। ये बाबा की ऑफिस थी। वही झुपड़ी हमारे बाद में झुपड़ी जो है जहाँ पर, वहाँ पर भी बनता था। वहाँ पर भी बाबा के साथ बहुत कारोबार हुआ है। वहाँ ही मुझे झुपड़ी का भी बताऊँ आपको यादगार कैसे है। झुपड़ी में एक बार बैठे थे, बाबा पत्र लिख रहे थे, मैं बाजू में बैठा हुआ था। तो मेरे को बाबा ने कहा तुम्हारे पास घर पे मुरली आती है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं आती है। तो यीशु बहन जो हमारी यीशु दादी जो है वो बैठी थी, तो उसने बाबा ने उसी दादी को कहा कि कल से रमेश बच्चे के घर पे मुरलियाँ भेज देना। तो मैंने बाबा को मना किया कि नहीं बाबा, मुझे हमारे घर पे मुरलियाँ नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ तो मैं गामदेवी सेंटर पर जाता हूँ, रोज़ मुरलियाँ सुनता हूँ और एक एक मुरली मिलती है, वो रोज़ हम घर में पढ़ते हैं और दूसरे दिन जा कर के दूसरी लेते हैं, हमको तो मुरली मिलती है। त्रिकालदर्शी बाबा का अनुभव हुआ
बाबा ने कहा बच्चे तुम भविष्य नहीं जानते हो, बाबा त्रिकालदर्शी है, तुम बच्चे त्रिकालदर्शी नहीं हो। मैंने कहा क्या है? क्या आगे चल करके तुम्हारे को इतना काम होगा, इतना काम होगा ईश्वरीय सेवा का कि तुम सेंटर पर जाकर के मुरली नहीं पढ़ सकेंगे, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ेंगी। इसलिए बाबा की फर्ज है कि तुमको घर बैठे बाबा का ज्ञान मिलना चाहिए, और इसलिए बाबा कह रहा है कि तेरे घर पर मुरली आएंगी, तुम मना मत करो, बाबा की बात को मानो। मैंने कहा त्रिकालदर्शी बाबा कहते हैं तो मुझे क्या है, भले आवे, मैं तो अपने बोझ समझता हूँ कि मेरे घर पे खास मुरली आवे और उसके ऊपर पोस्टेज का खर्चा हो, ये सारा हो। बाबा ने कहा नहीं, आपको घर पे मुरली मिलेंगी। तो इस प्रकार से भविष्य का क्या मेरा पार्ट है वो भी बाबा ने उस झुपड़ी के अंदर बैठ करके बताया। बाबा अव्यक्त होने वाले उसका भी इशारा बताया था हमको, तो सब उस टाइम पर हम समझते नहीं थे। एक बाबा का एक अपने अनन्य एक और भाई है, उनके कारोबार के लिए वो आए हुए थे बाबा के साथ बातचीत करने के लिए, तो झुपड़ी में ही बैठे हुए थे। तो झुपड़ी में बैठे हुए थे तो बाबा ने उनको बताया, ठीक है, बाबा ने सारी बातें सुनी और फिर बाबा ने कहा कि देखो तुम अभी तो यहाँ मेरे को पूछने को आए हैं, परंतु कल मैं बता सकूँ या ना बता सकूँ, ये रमेश बच्चा है ना, वो जो तुमको जो भी कुछ कहे ना उस प्रकार से उसकी बात को बाबा की बात समझ करके उसको मानना। तो मैंने एकदम आवाज़, मैंने कहा बाबा ये क्या आपने कहा, मैं हूँ या ना हूँ, आप ऐसा क्यों बोलते हो? ये इशारा बाबा ने अव्यक्त होने का दिया था हमको, परंतु इसलिए मैंने पूछा भी सही कि बाबा ये आप क्या कह रहे हो, मैं हूँ या ना हूँ, आप तो है ही। तो बाबा तो युक्तिबाज भी है, उसने कहा कि बच्चे वो तो बराबर है, मैं हूँ या नहीं हूँ, परंतु उसको अर्जेंट काम होता है, तुम तो बॉम्बे में रहता है, वो वहाँ रहता है, उसको बाबू में तो फ़ोन करना कठिन होता है, इसलिए मेरे साथ कांटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम्हारे साथ कर सकता है, इस प्रकार से मैंने ऐसा कहा हुआ है। मैंने कहा बाबा ठीक है, परंतु ये बाबा ने गुप्त इशारा वही झोपड़ी में से हमको दिया कि बाबा का अव्यक्त होने का, इस प्रकार से बाबा त्रिकालदर्शी बाबा है ना, तो अपने इशारे इस प्रकार से देता रहता है। हिस्ट्री भवन की कल जो बाबा ने बात बताई उसका भी मैं आया हुआ था, हम लोग कार में पंजाब आदि सब जगह पर गए हुए थे, वापस जब यहाँ आए 62 के मई महीने में 62 में, तब हिस्ट्री हॉल जो है उसका मकान बन रहा था, और अभी तो फर्श भी नहीं बनी हुई थी, खाली प्लास्टर हो गया था नीचू का, उसके ऊपर फर्श डालना था, टाइल्स डालना था। तो बाबा के पहले तो ऑफिस जो बाबा का मुरली जो थी ना, जहाँ यीशु बहन की ऑफिस है उसके आगे में चलती थी, आगे बहनें बैठती थी, पीछे भाई लोग बैठते थे। साइड के पैसेज में उस टाइम पर तो टेप रिकॉर्ड था नहीं, ग्रामोफोन था। हमारे चंद्रदास दादा या हमारी जो बहनें थी वो बहनें ग्रामोफोन से रिकॉर्ड बजाती थी और फिर मुरलियाँ चलती थी। और रात को गर्मी के दिनों में ओपन में आंगन में जो है पांडव भवन के, उसमें कई बार बाबा मुरली चलाते थे। जब हिस्ट्री हॉल आधा भी थोड़ा बन गया तो बाबा ने वहाँ ही शुरू किया। तो मुझे भी अभी भी याद है, मैंने बाबा को कहा बाबा ये तो वहाँ मट्टी है और वहाँ बिगड़ेगा, सबके पाँव बिगड़ेंगे, शतरंजी रखेंगे तो भी बिगड़ेंगी। बाबा ने कहा मैं पुराने मकान में अभी क्यों मुरली चलाऊँ, मैं तो वहाँ ही बनाऊँगा, मुरली चलाऊँगा। तो मुरली चलती भी रही और मुरली के बीच में दिन में वहाँ पर टाइल्स आदि लगती रही, और इस प्रकार से हिस्ट्री हॉल जो है बनता रहा। तो ये है कहानी बाबा के रहने का करना, कमरे की कहानी, वो तो बाबा का आप जानते हैं, हिस्ट्री हॉल की कहानी आप जानते हैं, और फिर बाबा की झोपड़ी की भी कहानी आप जानते हैं, और फिर हिस्ट्री हॉल की भी कहानी जानते हैं। इस प्रकार से जो बनता गया बनता गया बनता गया, और यही कहानी, और जिस कहानी के रूप में कल बाबा ने पांडव भवन के 4 तीर्थ स्थान जो है उसकी महिमा गाई। आबू शब्द की भी इम्पोर्टेंस है, हर एक शब्द यहाँ यादगार है। आबू शब्द जो है ना, आप कईयों को उसका नाम मालूम नहीं होगा, पर्शियन शब्द है आबू। आबू का अर्थ होता है पर्शियन भाषा में परमात्मा। कईयों को ये मालूम नहीं होगा, इसलिए बता रहा हूँ। आप मुझे भी मालूम नहीं था,
मैं एक बार यूरोप में जा रहा था प्लेन में, तो प्लेन हमारा अबू धाबी में उतरा। रास्ते में अबू धाबी आप जानते हैं, मिडिल ईस्ट में एक है अबू धाबी। तो हमारे बाजू में ही एक अरब भाई बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि अबू धाबी का अर्थ क्या होता है। तो उसने ही कहा कि ये हमारा पर्शियन भाषा का शब्द है। आबू का अर्थ होता है परमात्मा, खुदा। आपने समझा? आबू शब्द का होता है अर्थ खुदा। और कहा धाबी जो है ना घर। तो मैंने कहा कि ये तो धाबी का अर्थ तो हम समझ जाते हैं पंजाबी में। हाँ, पंजाबी में पंजाब की जो रेस्टोरेंट होता है ना उसको ढाबा कहते हैं। ये पंजाबी ढाबा है, मतलब जहाँ पर खाना मिलता है, घर जैसा खाना मिलता है ना। कई जगह पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, दुकानें रास्ते में होटल आती है ना, तो ये पंजाबी ढाबा है। ढाबा है माना घर, घर है। तो मतलब आबू धाबी माना भगवान का घर, इसलिए वो आबू धाबी। तो इसलिए वो भाई ने मुझे बताया कि आबू धाबी का अर्थ होता है कि परमात्मा का घर। तब मुझे ख्याल में आया कि माउंट आबू है माना, इसका अर्थ हो गया परमात्मा का पर्वत। तो कितना सुंदर यादगार है जो बाबा ने बताया था कराची में, कि जहाँ तुम्हारी यादगार हो, नाम सहित अभी तक उसकी यादगार माउंट आबू के रूप में रही है। माउंट आबू ये यादगार रहा, इसलिए हम लोगों ने गीत भी बनाया है। कभी कभी पुराने गीत आप सुनेंगे ना, उसमें बॉम्बे में हमारे घर में ही रिकॉर्ड हुआ है, आबू की महिमा क्या है उसका गीत है। तो वो भी कभी आप सुनना, तो उसके अंदर बाबा की महिमा जो है, आबू की महिमा जो है तीर्थ स्थानों के अंदर किस प्रकार से है, वो सुनने जैसे है। और इसलिए आबू हमारा तीर्थ स्थान बना है, वो यादगार बना हुआ है। तो ये कल बाबा ने तीर्थ स्थानों के रूप में, स्थानों की भी महिमा, हर एक स्थान की अपनी महिमा है। उसके अंदर शांतिवन की भी अपनी महिमा है, ज्ञान सरोवर की भी अपनी महिमा है। हाँ, शांतिवन का भी शब्द का अर्थ है। हमारे अंग्रेजी बहन भाई जो है ना, शांतिवन का ट्रांसलेशन करते हैं फॉरेस्ट ऑफ पीस। वन को फॉरेस्ट कहते हैं, और इसलिए कि जैसे मधुबन जो है इसको कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ हनी। मैंने यहाँ हमारे अंग्रेजी जानने वाले, ट्रांसलेशन करने वाले भाई बहनों को कहा कि ये ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हो। शांतिवन माना फॉरेस्ट ऑफ पीस नहीं है, परंतु वन का अंग्रेजी में अर्थ होता है पहला नंबर। पहला नंबर शांति। यहाँ पर पहला नंबर की शांति का अनुभव हो सकता है, वो स्थान माना शांतिवन, वो इसका अर्थ है। बाकी इसको आप इसको फॉरेस्ट ऑफ पीस कहते तो कैसे हो सकता है? फॉरेस्ट हो वहाँ पीस नहीं होती है, पीस होती है वहाँ फॉरेस्ट नहीं हो सकता है। परंतु शांति वन जो है ना, उसका अपना अर्थ है। इसे वन नंबर, पहला नंबर माना, पहला नंबर की शांति का अनुभव जहाँ होता है वो है शांति वन। तो इसलिए कहाँ आप फॉरेस्ट ऑफ पीस समझो कहाँ, और पहला नंबर की शांति का अनुभव कहाँ होता है, दोनों के बीच के अर्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। इस प्रकार से हमारे यज्ञ के अंदर हर एक मकान, हर एक स्थान की अपनी अपनी क्या कहे इम्पोर्टेंस है, उसका अपना अपना वायुमंडल है। आज भी हमारे एक दोस्त है, वो उनको आए हुए थे यहाँ पर, तो उनको मैं पांडव भवन लेके गया था। तो वो थोड़े क्या कहते हैं, वो तंत्रवाद आदि सब जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र, ये सारी बातों का, वास्तुशास्त्र, इन सब का एक्सपर्ट है। इन्होंने मुझे कहा था कल, बाबा ने तो कल ही कहा, परंतु इन्होंने आज से 20 साल पहले मुझे कहा था कि ये अपना जो पांडव भवन के अंदर मेडिटेशन हॉल है, मेडिटेशन हॉल से शांति स्तंभ जो है, इसके बीच की जो रेखा जो है, इसका बीच का जो स्थान है, का सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिक, स्पिरिचुअल अनुभव करने का स्थान हो, सबसे ज़्यादा में ज़्यादा श्रेष्ठ में श्रेष्ठ आपके पांडव भवन में स्थान हो, तो ये मेडिटेशन हॉल से शांति स्तंभ के बीच का जगह है, वो है। इस स्थान पर कोई 5 मिनट भी बैठेगा ना, उसकी बैटरी चार्ज हो जाएंगी। इतने सुंदर उसने, मतलब उस प्रकार से उसने कहा कि ये सबसे ज़्यादा में ज़्यादा स्पिरिचुअली चार्ज्ड मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर इसका है।
हमने कहा फक्त तो उनका नहीं, हमारे सारे पांडव भवन के अंदर ही ये हमारे परमात्मा ब्रह्मा बाबा दोनों के कर्म भूमि है, और वहाँ पर परमात्मा ने अपना दिव्य कर्तव्य किया हुआ है, उसकी ये यादगार भूमि है। और इसके यादगार, जैसे कृष्ण की यादगार भूमि वृंदावन है, इस प्रकार से याद करते हैं लोग, द्वारका इसको याद करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पांडव भवन जो है परमात्मा की, शिव बाबा की यादगार का स्थान बना हुआ है। तो ये स्थान की कल महिमा आप सबने सुनी कि हमारा तीर्थ स्थान जो है, 4 धाम जो है उसमें से यहाँ पांडव भवन हमारे दैवी परिवार के लिए तीर्थ स्थान है। तो आप लोग सब जो यहाँ आए हुए हैं ना, तो जाना ऊपर, ऊपर जाओ तो ये भी देख के आना ब्रिज कोठी कहाँ है, वो भी देखना। उसके बाद भरतपुर हाउस और कोटा हाउस। कोटा हाउस आज के दिनों में वो सर्किट हाउस बन गया है, बाद में चीफ मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, कहा मेरे को वहाँ नहीं बैठना है, मेरे तो ऐसी जगह पर दो वहाँ से मैं नकी लेक देख सकूँ। तो इसलिए और जगह पर उनका बनना था, फिर तो वो चीफ मिनिस्टर बदली हो गया और प्रोग्राम सारा कैंसिल हो गया। परंतु वो कोटा हाउस जो है ना, वो सर्किट हाउस बन गया। आज भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आदि जो आते हैं वो वहाँ सर्किट हाउस में रहते हैं। तो सर्किट हाउस देखना, जा कर के देखना, उसमें सर्किट हाउस में ब्रह्मा बाबा कहाँ रहते थे। ब्रिज कोठी में जा कर के देखिए ब्रिज कोठी में कहाँ बाबा रहते थे, उसके बाद वहाँ कैसे रहते थे। फिर आप पांडव भवन जाओ, फिर बाबा का कमरा क्या है, किस प्रकार से होता था। बाबा के वहाँ पर डाइनिंग टेबल था, उसका नाम था रॉयल डाइनिंग टेबल। उसमें रॉयल क्या था मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आता है, परंतु रॉयल था। हाँ, ये पत्थर होते हैं ना, पत्थर कि 2 बड़े पत्थर जो थे ना, उसको ड्रम्स के ऊपर रख दिया था। हाँ, ड्रम, फुल साइज ड्रम के ऊपर 2 साइड, 4 ड्रम के ऊपर 2 पत्थर रख दिए थे, वो डाइनिंग टेबल बन गया। और ड्रम्स को काट करके आधा टुकड़ा किया हुआ था, उसके ऊपर पत्थर की शिला रख दिया था, और उसके ऊपर बैठने का था, वो बैठने की कुर्सी बन गई, और वो बन गया रॉयल टेबल। बाबा निमंत्रण देते थे हम बच्चों को कि आज बाबा के रॉयल टेबल पर भोजन करने के लिए आना। तो पहली बार जब मुझे कहा तो मैंने समझा मालूम नहीं कहाँ रॉयल टेबल होगा। तो जब गए तो बाबा ने कहा आओ बच्चे, मैं देखने लगा कि इसमें रॉयल कहाँ है। तो मैंने बाबा को पूछा इसमें तो रॉयल तो कुछ है नहीं। क्या बाबा बैठा हुआ है ना, रॉयल बाबा बैठा हुआ है, इसलिए इसका नाम रॉयल टेबल है। आज की दुनिया में तो ऐसा कोई बड़ा कोई होगा, उसका पत्थर का ऐसा कहाँ से टेबल होगा जिस पर वो बैठेगा। तो बाबा की ऐसी ये चरित्र भूमि है, ऐसे चरित्र के स्थान है ना। बाबा के ऐसे हैं, झुपड़ी है, बाबा का टेबल देखो, मैंने कहा ना, चारपाई जो थी, चारपाई के ऊपर शतरंजी डाल दिया और 2 तकिए पे रखे और उसके ऊपर बैठ कर के बाबा काम करते थे। इतना सिंपल कारोबार बाबा का था। आज की दुनिया में किसी को ऐसा कहो ना तो पसंद नहीं आएगा। बाबा का लेटरिन कैसा था, खुले में था, ओपन में था। बाबा कहते मुझे ओपन में ही चाहिए। अरे बाबा के कमरे में 63 में हमने पंखा लगवाया। बाबा कहते कि नहीं 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 मेरे को पंखा नहीं चाहिए, सीलिंग फैन मेरे को नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये ज़रूरत क्या खर्चा, बच्चों के लिए रखो, बाप के लिए नहीं चाहिए। तो मैंने कहा बाबा बच्चे भी आपके बिना कैसे यूज़ करेंगे, पहले आप सीलिंग फैन यूज़ करेंगे तो हम करेंगे ना। बाबा का नहीं, पहले बच्चे यूज़ करें। हमने कहा नहीं बाबा, पहला पंखा आपके ही कमरे में लगेगा। बाबा इतने सादगी वाले थे कि अपने कमरे में पंखा भी लगाने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी सादगी बाबा के कमरे की, बाबा के जीवन की थी। ये बाबा इसलिए सादगी के क्या कहे, मूर्तिमंत स्वरूप थे। और ऐसे बाबा का जीवन चरित्र था, व्यवहार था, सादगी पूर्ण जीवन व्यवहार था। बाबा मानते थे अपने मकान भी नहीं होने चाहिए। हाँ, अभी तक भी बाबा की पॉलिसी यही थी कि अपने मकान नहीं होने चाहिए। 2 साल पहले ही बाबा ने मुझे यहाँ ही पूछा, बाबा यहाँ स्टेज पर बैठे, बाबा ने मेरे को पूछा बच्चे तेरी पॉलिसी अच्छी है या मेरी पॉलिसी अच्छी है। बाबा की पॉलिसी थी अपने मकान नहीं होने चाहिए। खाली अव्यक्त हुए उसके पहले ट्रस्ट का निर्माण हुआ और पहला मकान जो है बाबा ने जो
म्यूज़ियम का मकान है वो ख़रीदने के लिए कहा, और इसके बाद मकानों का कारोबार हुआ। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा जब आप कहते हो तेरी पॉलिसी है मेरी, मैं कहता हूँ कि आपकी पॉलिसी अच्छी है कि मकान जो है, हाँ, मकान लेने में बहुत गड़बड़ होती है, झंझट बहुत होती है, कानून के कोर्ट के अंदर जो झगड़े जो है ना, उसमें 50% झगड़े जो है कोर्ट केसेस मकानों के ऊपर ही होते हैं। इसलिए सिद्धांत में आपकी बात सही है, तो प्रैक्टिकल में मेरी बात भी अच्छी है। आप यहाँ मुरली चलाते हो, उस टाइम पर 15,000 लोग सामने बैठे हैं। मैंने कहा 15,000 लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा हॉल कहाँ से मिलेगा, कौन इतना बड़ा करके देंगे। इसलिए अपना भवन होगा तो 15,000 बैठ सकते हैं, इतना हॉल हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल में मेरी पॉलिसी अच्छी, बाबा तेरी मेरी की बात नहीं है, आपका ही जो श्रीमत कहते हैं ऐसे हम चलते हैं। हम बाबा ने कहा बच्चा वकालत अच्छी करता है। इस प्रकार से हमारी और बाबा के साथ चिटचेट चलती रहती है। तो आज मैंने, हाँ, वो चिटचेट का जो है, कल बाबा ने जो मुरली में कहा ना, उसके आधार पर वो सारा ही भूतकाल जो है ना वो याद आ गया। तो मेरे को बहनों ने पूछा था कि आपका क्लास का टॉपिक क्या रखेंगे, तो मैंने कहा था, हाँ, यहाँ कल उसी टाइम पर क्लास मुरली बाबा की, चलो उसके पहले भी बहनें आकर के मुझे पूछ के गई कि आपका कल का क्लास का टॉपिक क्या रखे। मैंने कहा आज की मुरली के आधार पर मैं बताऊँगा कल का टॉपिक क्या होना चाहिए। तो मुरली जब सुनी तब से मन में हो गया था कि बाबा के, हाँ, पांडव भवन के इतिहास के बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इतिहास जो है ना ये यादगार है। बाबा ने भी कल कहा ना, इतिहास हिस्ट्री हॉल जो है वो यादगार है। तो ये पांडव भवन हमारी यादगार है, और उसी दृष्टिकोण से आप, हाँ, पांडव भवन की उतनी महिमा जो है, महानता है। आज भी हमारे विदेशी बहन भाई आदि जो भी है ना, वो पांडव भवन में जब रहने को मिलता है ना, वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। शांतिवन भी है, ज्ञान सरोवर है, सब कुछ होते हुए भी मैं अभी भी आपको बताऊं, पांडव भवन की जो अंदर की जो करिश्मा जो है, उसका जो वायुमंडल जो है, वाइब्रेशंस जो है, उसके अंदर जो वहाँ की दीवारों में वो जो चार्ज की हुई बाबा की दिव्यता की शक्ति की महानता जो है ना, उसकी अनुभूति करना हो ना, तो वहाँ जा कर के देखिए कि मकान भी हम बच्चों को इंस्पिरेशन देने के लिए, हाँ, और हमारा पुरुषार्थ सहज हो सके, इसके लिए मकान कैसे मददगार बन सकते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ, हाँ, दो चीज़ों, अब जो मनुष्य को दो कान है ना, ऐसे एक मकान को कान है और दुकान को भी कान है। मकान को भी कान है और दुकान को भी कान है। तो ये मकान और दुकान जो है उसको भी कान है, उसके अंदर भी बाबा के, हाँ, चरित्रों का आज भी वो गायन है, आज भी वो करिश्मा है। और उसकी अनुभूति के लिए कल भी बाबा ने इन चारों तीर्थ स्थानों की महिमा बताई। वो तो क्या महिमा बताई वो तो आप सब जानते हैं। अभी समय भी हो चुका है, 1 बज चुका है, इसलिए आप सबको ये हमने समझा। हाँ, ज्ञान की बातें तो बहुत सुनाएंगे, परंतु ये इतिहास आपको मालूम नहीं होता होगा, इसलिए मैंने ये इतिहास के रूप में, हाँ, ये बात सुनाई। मालूम नहीं आप सबको पसंद पड़ी या नहीं। ओम शांति। हम बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे और फिर समाप्त करेंगे। शिव बाबा
जान